नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ रहे हैं और आज हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन फर्स्ट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन रहता है उस सेक्शन में उस संहिता या एक्ट के बारे में संक्षिप्त नाम, जो शॉर्ट नाम रहता है, उसके बारे में बात की जाती है। उसका विस्तार कहाँ तक होगा, इस बारे में बात की जाती है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके प्रारंभ के बारे में बात की जाती है। तीसरा है उसका प्रारंभ कब से माना जाएगा, इस बारे में भी बात की जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं की गई है, इसमें सीधी सी बात कह दी गई है। इस एक्ट को दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इस एक्ट को हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कह सकते हैं। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जैसा कि हम जानते भी हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या क्या रह गया है, तो उसमें अगर आप इसका जिक्र करते हैं इस एक्ट का, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कोई कहता है इंडियन एविडेंस हो रहा है या हो चुका है। कोई लोग कहते हैं एविडेंस एक्ट, मतलब इसका जो शॉर्ट नेम है उस नाम से हम इसको पुकारते हैं। इसका संक्षिप्त नाम क्या कहा जा सकेगा, जो छोटा सा नाम होगा उसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जान सकते हैं। इसका जो सेकंड क्लॉज है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाई टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूड कोर्ट मार्शल्स अदर देन कोर्ट मटेरियल marshals convened under the Army Act, the Naval Discipline Act or the Indian Navy Discipline Act or the Air Force Act, but not to affidavit present to any court or officer, not to proceeding before an arbitrator। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसकी एसेंशियल हम देख लेते हैं। ये जो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इसके एसेंशियल हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम सीधी बात कहें तो इसमें इट एक्सटेंड, इसका विस्तार कहाँ होगा, होल ऑफ इंडिया। इस संहिता का विस्तार होल ऑफ इंडिया पर है। तो पहले ये प्रावधान था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कुछ टाइम पहले इस प्रावधान को बदल दिया गया है और अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो चुका है। आई होप आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी। आगे देखते हैं। एंड द अप्लाई टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। हाँ, इसका जो फर्स्ट एसेंशियल है वो हम देख चुके हैं कि इसका विस्तार कहाँ, जो फर्स्ट एसेंशियल है वो हम इसका देख चुके हैं विस्तार के बारे में। तो इसके विस्तार के बारे में बात की गई थी कि पहले था इसके बिना पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बिना पूरे भारत पर होगा, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर है। और आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी तारीख से इसे पूरे भारत पर लागू कर दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से सेक्शन को हटाकर इसे भारत पर लागू किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला ये कि आपको ये बताना है जम्मू एंड कश्मीर पर किस डेट से लागू किया गया है। दूसरा ये कि कौन से आर्टिकल को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर पर इसे लागू किया गया है। अब दूसरा एसेंशियल हम देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक्ट जो हैं, ये जो एक्ट हैं, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयर फोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, ये जो एक्ट हैं, इन एक्ट पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगी, क्योंकि ये अलग न्यायालय आते हैं, इनके लिए अलग प्रावधान होते हैं जिसमें इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा एसेंशियल है वो इसके विस्तार के बारे में है कि पूरे भारत पर है। दूसरा हमारा विस्तार है ये इन प्रकार के सेना न्यायालयों पर ये एक्ट लागू नहीं होता। तीसरी बात हम करते हैं। इसमें तीसरी बात की गई बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंट और टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। और ये समस्त न्यायालय कार्रवाइयों को लागू हैं, लेकिन ये समस्त न्यायालय कार्रवाइयों को तो लागू हैं, यहाँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग अप्लाई टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये समस्त न्यायालय कार्रवाइयों को लागू हैं, किंतु
इसका बट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये समस्त न्यायालय कार्यवाहियों को लागू हैं, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए प्रेजेंटेड बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। लेकिन इसमें एक लेकिन आ गया है, इसका बट है, इसको अब बात कह सकते हैं हम। किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, ये कहाँ लागू नहीं होगा, तो न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए प्रेजेंटेड किए गए शपथ पत्रों को ये लागू नहीं होगा, और ना ही नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, और ना मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को ही ये लागू होगा। मतलब ये कहाँ लागू नहीं होगा, तो दो जगह ये लागू नहीं होगा। पहला, न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को ये लागू नहीं होगा, और ना ही ये मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होगा। तो इसके हमने फर्स्ट में इतना कुछ बात नहीं है, सेकंड को हम फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। फर्स्ट बात यह है कि इसके विस्तार के बारे में बात की गई है, ये पूरे भारत पर लागू होगा। दूसरा, ये जो सेना न्यायालय हैं, इन सेना न्यायालयों पर इसका विस्तार नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए अलग से एक्ट बने होते हैं। और तीसरा, इसका जो तीसरा है, तो वो तीसरा बात करता है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब ये अप्लाई टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये पूरी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा। किंतु बट में है दो, अब बाधिक तौर पर हम देख सकते हैं, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों पर ये लागू होगा, और ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर ये एक्ट लागू होगा। सेकंड क्लॉज देख चुके हैं, आइए हम तीसरा देख लेते हैं। एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872। थर्ड तो सीधी बात करता है कि इसका विस्तार कब से मानेंगे, कब से प्रवृत्त हुआ मानेंगे, कब से ये लागू हुआ, तो ये 1 सितंबर फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872, 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ ये माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आप लोगों को कोई कमी लगती है तो आप लोग बताइए, बिल्कुल मैं उस पर सुधार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।